आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो किसान सम्मान निधि की लगभग 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन यानी 19 जून को बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे और बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। और राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ी। जी हां, रायबरेली से सांसद रहेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया और साथ ही प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बेहतर रहा है। माना जा रहा है कि अपनी खोई जमीन पाने के लिए पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट अपने पास रखी है। वहीं वायनाड से प्रियंका को लड़ाकर पार्टी की केरल को भी साधे रखने की कोशिश है। और राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में प्रवेश हो गया है। प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की 10वीं सदस्य होंगी। पिछले 26 सालों में प्रियंका गांधी कभी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए तो कभी भाई राहुल गांधी के लिए और फिर पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार और कैंपेनर रही। साल 2019 में पार्टी की महासचिव बनने के बाद से ही प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे। यूपी का चार्ज मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में भी उनके चुनाव लड़ने की मांग उठी, लेकिन ना तो उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा और न ही 2024 में लड़ा। 16 साल की उम्र में प्रियंका पहली बार राजनीतिक मंच पर दिखी, लेकिन चुनावी राजनीति में 36 साल बाद वायनाड के उपचुनाव से उनकी एंट्री हो रही है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विथ मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और राहुल गांधी के रायबरेली सीट को अपने पास रखने और प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद दोनों जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आइए देखते हैं। रायबरेली के कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी के फैसले से काफी खुश नजर आए। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। उधर वायनाड में समर्थकों ने अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के फैसले का समर्थन किया। मुप्पानाड में यूथ लीग ने मार्च किया और प्रियंका गांधी के स्वागत के नारे लगाए। वहीं कलपेटा में यूथ कांग्रेस ने प्रियंका के समर्थन में मार्च निकाला। और बीजेपी ने प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने पर कहा है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं पारिवारिक कंपनी है। ये आज सिद्ध हो गया। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर,
समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है। और अब यह लगभग तय हो गया है कि लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी, वहीं डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। संसद सत्र की शुरुआत 24 जून से होगी। प्रोटेम स्पीकर के लिए 3 नाम सामने आए हैं। ये नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते, राधा मोहन सिंह और भृतहरि मेहताब। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। चर्चा है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के 2 बड़े सहयोगी जेडीयू या फिर टीडीपी में से किसी एक को दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन में करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जाए। अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार मणिपुर में शांति और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय जल्द ही मैतेई और कुकी समुदाय से बात करेगा, जिससे दोनों के बीच की खाई को पाटा जा सके। हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। इसी तरह हरियाणा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कमान सौंपी गई है। बिप्लब देव कुमार को सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट के परिणाम को उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना अदालत में चुनौती देगी। पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने यह जानकारी दी। आदित्य ठाकरे ने कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारी जीत छीन ली गई। उन्होंने कहा, पार्टी मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अदालत का रुख करेगी। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते तो भाजपा 240 नहीं बल्कि केवल 40 सीटें जीतती। ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं, इजीली कॉम्प्रोमाइज है। इससे पहले संजय राउत ने एलन मस्क के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मतगणना वाले दिन काउंटिंग सेंटर पर मौजूद सभी स्टाफ और चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी के फोन पर भी जांच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसारकर ने आदित्य ठाकरे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे भ्रम फैला। Aditya Thackeray is still very young. He always tried to make any statement and create confusion. Till yesterday, he was talking about hacking of EVM. When the Election Commission of India gave a clear-cut statement, the leading newspaper in Mumbai also tendered their apologies for printing such kind of news. So these are all false allegations. They just want to confuse the people because they are now not in a condition to face the people in Vidhan Sabha elections. और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। टीम ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को मारा गया, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं। सबसे पीड़ादायक बात का अनुभव कूच बिहार में हुआ। लोगों को पीटा गया, महिला पंचों के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। ममता जी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू कि एक महिला मुख्यमंत्री और आपके राज्य में एक देवतुल्य दलित बेटी के साथ यह अन्याय होता है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी और दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम दफ्तर में आग लगाने वाले आरोपी अंकित गोयल पर कानून का शिकंजा कस चुका है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने निलंबित बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अंकित को बरेली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अंकित ने कुछ दिन पहले ही बरेली के बैंक कार्यालय में घुसकर आग लगा दी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। यही नहीं, बरेली से भागने के बाद आरोपी ने दिल्ली में भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस में घुसने की कोशिश की।
पुलिस के मुताबिक अंकित पहली बार तब सुर्खियों में आया जब इसने सीएम केजरीवाल पर टिप्पणी की थी। इसी मामले में जेल जाने के बाद अंकित पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में जहां कल ट्रेन हादसा हुआ था, उस रेल ट्रैक की मरम्मत कर ली गई है और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के हालात का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे। वे अस्पताल भी गए और घायलों का हाल जाना। वहीं दूसरी ओर इस ट्रेन हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 10 सालों में रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है। कल न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे के बाद पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे पर राजनीति करने का समय नहीं। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं ज़रा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। नीट परीक्षा को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करें। नीट परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद अब इसमें धांधली के सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी ने कल देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। एक दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। बर्बरता की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की है। खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले फेसबुक के जरिए युवतियों से दोस्ती करते थे। इसके बाद फिर नौकरी की इच्छुक युवतियों का यौन शोषण करते थे। इसका विरोध करने पर आरोपी बेल्ट से पिटाई भी करते थे। हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरिराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। फिलहाल अय्यरपुर थाने में केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के जयपुर में एक दुकानदार पर युवक ने अचानक हमला कर दिया। नुकीली चीज से एक के बाद एक कई वार किए हमले का सीसीटीवी भी सामने आया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां एक दुकानदार पर युवक ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया। एक दो बार नहीं बल्कि युवक ने दुकानदार की हत्या के इरादे से बार बार हमला किया और आसानी से फरार हो गया। आरोपी युवक ने अपना चेहरा मास्क से छिपा रखा था। आरोपी के रेकी करने से लेकर हमला करने की पूरी तस्वीर दुकान के बाहर और अंदर लगे कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात में गंभीर रूप से घायल दुकानदार ने प्राथमिक उपचार के बाद सोडाला थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश तेज है। पंजाब के गुरदासपुर में नशे के ओवरडोज के कारण 3 युवाओं की मौत हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। पंजाब में एक के बाद एक नशे की वजह से हुई मौतों के बाद पंजाब पुलिस भी अलर्ट मोड में है। गुरदासपुर के दीनानगर के डीडा गांव में 3 युवाओं की मौत के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने 2.7 किलोग्राम हेरोइन, 5,820 नशीली गोलियां और भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पिछले 14 दिन में 14 युवाओं की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो चुकी है। मामले को लेकर सियासत भी जारी है। पंजाब में ड्रग्स की बेलगाम तस्करी के लिए राज्य और केंद्र एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में अचानक सड़क धंसने की वजह से एक मस्जिद भरभरा कर ढह गई। गनीमत है कि हादसे के वक्त मस्जिद के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता।
पुराने दिल्ली के हौज गाजी क्षेत्र में यह हादसा सोमवार शाम को हुआ। पुलिस के मुताबिक उन्हें सबसे पहले सड़क धंसने की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि सड़क धंसने से संगमरमर वाली मस्जिद भी ढह गई। हालांकि दीवारों में दरारें दिखने के बाद ही लोग मस्जिद से बाहर आ गए थे, जिसके कुछ देर बाद हादसा हुआ। मस्जिद मैंने बंद कर दी थी, मस्जिद बंद ही थी, उसके बाद दरारें वगैरह आई हैं, तो जोहर की नमाज नहीं हुई है। जोहर की नमाज हमने हौज वाली मस्जिद में पढ़ी है, तो उस वक्त ही मस्जिद ढह गई। दिल्ली नगर निगम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। और दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने 19 जून से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान जताया है। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट आज भी जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को भी अधिकांश जगहों पर लू से लेकर भीषण लू की स्थिति दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने बुधवार से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय राजधानी को भी प्रभावित करेगा और राहत लेकर आएगा। भीषण गर्मी के इस मौसम में शिमला में रोजाना हजारों पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में शहर में पानी का संकट और भी गहराता जा रहा है। खास करके बाहरी इलाकों में पानी की कमी से लोग बेहाल हैं। शिमला को सप्लाई देने वाली पेयजल परियोजनाओं में पानी का स्तर कम होने से शिमला शहर में पानी का संकट गहराने लगा है। हालात ये हो गए हैं कि गांव में पानी की आपूर्ति कई दिन से रुकी हुई है। लोग टैंकरों के भरोसे हैं, लेकिन टैंकर से भी पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा। ये किल्लत ये इसी बार नहीं आई, ये हर साल की समस्या है। पानी तीसरे दिन आ रहा है, कभी चौथे दिन आ रहा है, और ऐसा है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी जब पीछे सोर्सेज सूख रहे हैं। ठीक है ना जी। गर्मी में पेयजल संकट से न सिर्फ शिमला और दिल्ली बल्कि मध्य प्रदेश के छतरपुर और महाराष्ट्र के नासिक में भी हाल बेहाल है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेयजल समस्या सबसे गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें भरवारा गांव की है, जहां हर रोज पानी के लिए महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। काफी दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक में छतरपुर से भी गंभीर स्थिति है। तालुका पेठ के चोलमुख समेत कई गांव में भूमिगत जल का स्तर नीचे जाने से सरकारी नल खराब पड़े हैं। नदी और कुएं भी अब सूखने लगे हैं। दिल्ली में हाल ये है कि अब पानी की बर्बादी पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस को पाइपलाइनों की रखवाली करनी पड़ रही है। प्रचंड गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे उत्तर भारत में मॉनसून का इंतजार जहां बढ़ता जा रहा, वहीं गुजरात, हिमाचल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भीषण गर्मी के बीच गुजरात के अमरेली में देर ही सही मॉनसून के दस्तक से मौसम सुहाना हो गया। दिन भर की बारिश के दौरान कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब सौराष्ट्र से दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ चला है। तेलंगाना के हैदराबाद और तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में सोमवार को भी अच्छी बारिश हुई। इसी तरह हिमाचल के कुल्लू समेत कई जगहों पर भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 20 जून से 5 जुलाई के बीच दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में मॉनसून के पहुंचने का अनुमान जताया है। यूपी के कानपुर में एक कार वर्कशॉप में लगी आग से लाखों का सामान और कई कारें जलकर खाक। आग की लपटों से धधकता वर्कशॉप और धू धू कर जलती कारें। भीषण आग से हादसे की तस्वीरें सोमवार को कानपुर के कर्नलगंज क्षेत्र से सामने आई। भीषण गर्मी के बीच शहर के बड़े कार वर्कशॉप में आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक जब तक उनकी टीमें पहुंची, आग ने वर्कशॉप को पूरी तरह अपनी चपेट में कर लिया था। आग काबू किए जाने तक 10 से ज्यादा कारें जल चुकी थी। दमकल विभाग के मुताबिक वर्कशॉप में आग से बचने के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के पैराग्लाइडर के शव का आईटीबीपी के जवानों ने पता लगा लिया है। लाहौल स्पीति में पिछले 4 दिन से लापता था अमेरिकी नागरिक का शव। 48 घंटे से ज्यादा चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आईटीबीपी के जवानों ने एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अमेरिकी नागरिक के शव को निकाल लिया है। शव को 14,800 फीट नीचे लाया गया है। जानकारी के अनुसार अमेरिका का रहने वाला पैराग्लाइडर ट्रेवर बॉक्स टाहलर 4 दिन पहले स्पीति घाटी में अपनी यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की सहायता से ड्रोन कैमरे से उसे तलाशने का प्रयास किया गया। इस दौरान टशीगंग के पास एक गहरी खाई में फंसे एक पैराशूट से शव की पहचान की गई।
और भारतीय नौसेना को बहुत जल्द नया विध्वंसक जंगी जहाज मिलने वाला है। विशाखापट्टनम क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है। INS सूरत के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत में कई गुना इजाफा होगा। ये भारतीय नौसेना के P-15 ब्रावो क्लास सीरीज का आखिरी विध्वंसक जहाज होगा, जो एंटी शिप और जमीन पर हमले के लिए ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से लैस है। इसमें पुरानी रशियन गन की जगह अब ऑटोमोलेरा गन होगी। 7,400 टन वजनी इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई 63 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं और इसमें 45 दिन समंदर में रहने की क्षमता है। इसे अगले साल नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की पिक्चर साफ होते ही भारतीय क्रिकेट प्रेमी अपने अपने अंदाज में टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने में जुट गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी अद्भुत नजारा। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी पतंगबाजी यूं तो हर साल मकर संक्रांति पर देखने को मिलती है, लेकिन अभी इस पतंगबाजी का मकसद कुछ खास है। सोमवार को लेक सिटी में जीतेगी इंडिया थीम पर 500 से अधिक पतंगे आसमान में उड़ाई गई। इस पतंगबाजी के जरिए क्रिकेट प्रेमियों ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार बताया। मैं पतंग के माध्यम से T20 वर्ल्ड कप जीते इंडिया के माध्यम से एक साथ 500 पतंगे, बैनर पे लिखा हुआ 25 फीट पतंग पे लिखकर इन पतंगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीते। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग अब कैलिफोर्निया तक पहुंच गई है। गोमर्न में इंटरस्टेट 5 फ्रीवे के पास बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कैलिफोर्निया में सोनोमा झील के पास रविवार को भड़की चिंगारी ने धीरे धीरे जंगल के 3600 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया। कैलिफोर्निया के अग्नि सुरक्षा विभाग ने इस आग को पोस्ट फायर नाम दिया है, जिसे काबू करने के लिए अब हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल का छिड़काव लगातार जारी है। उत्तर में पहाड़ों में एक बड़ी जंगल की आग पर नियंत्रण का दावा है। अब तक जंगल के आसपास के रिहायशी इलाकों से 1200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय मीडिया ने वीडियो जारी कर हालात नियंत्रण में बताया है।